हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर, जारी रखिए सर। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम बड़े खुशकिस्मत है कि इस अंजुमन से जुड़े हुए हैं। तो अपना खदीब से जुड़ा रहना सबके लिए एक सेहतमंद बात है। हमको इदारे से जुड़ा रहना ये एक जज्बाती ताल्लुक है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अफराद आते हैं, जाते हैं, इधर जाते हैं, लेकिन इदारे कायम रहते हैं। हमको इदारों के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी बिसात भर जो भी हो सकता है हमसे, हमको इसके लिए इदारों के लिए करना चाहिए। तो जो हमारा मादरे इल्मी है, जिससे हमने इल्म की तहसील हासिल की, उसके साथ हमारा जुड़ा रहना है बहुत ही ज़रूरी बात है, बहुत ही अहम बात है। जब तक ये बात ना हो तो इदारे पनप नहीं सकते हैं और हमारी भी खुश बख्ती की बात नहीं हो सकती है। तो नाते से भी हमको जो है इस इदारे के साथ बराबर जुड़े रहना चाहिए। और इसी सिलसिले में मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म जब बन गया है, तो अब इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसके ज़रूरतों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या बातें शामिल की जा सकती हैं और इसमें क्या सलाह व मशवरा हो सकता है। और हर शख्स को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए। हर इसमें ये नहीं देखना है कि कौन नया है, कौन पुराना है, कौन अदना है, आला है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है और ये जो मीटिंग है एक इनफॉर्मल मीटिंग है, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। तो आप सब लोग पूरी आज़ादी के साथ जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। इस मुबाहसे में जो है आप हिस्सा ले सकते हैं। ये मीटिंग से ज़्यादा ये मुबाहसा है, एक इंटरैक्शन है। आप लोग पूरी आज़ादी के साथ इसमें शामिल हों। इन चंद मारूज़ात के साथ जो है मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर काजी हबीब अहमद साहब। शोबे की कारकर्दगी को आप निहायत तफसील से पेश कर रहे थे और हम नाजरीन बड़ी दिल जमे के साथ उसको समाअत फरमा रहे थे। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, जैसा कि ये बात कही गई कि इस कोरोना की वबा ने हमारे बहुत सारों को हमसे जुदा कर दिया। उन्हीं जुदा होने वाली शख्सियात में एक अजीमुल मर्तबत उस्ताद डॉक्टर पी अहमद बशर साहब, जो जमाल मोहम्मद कॉलेज तिरुचिरापल्ली में बहैसियत सदर शोबे उर्दू उन्होंने काफ़ी तवील तदरीसी खिदमत अंजाम दी। आज वो हमारे दरमियान नहीं रहे। अब मैं सीनियर मोस्ट उस्ताद डॉक्टर हयात इफ्तिखार साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो मरहूम से अपने क़ल्बी ताल्लुकात का इजहार करते हुए खराज अकीदत पेश करें। डॉक्टर हयात इफ्तिखार साहब, साबिक सदर शोबे उर्दू, मेडावक्कम कॉलेज। जो मेरे ऊपर बैठ जाओ। डॉक्टर हयात इफ्तिखार साहब मौजूद हैं वो? हाँ, मौजूद हैं सर। फिर बुलाइए उनको। सर अपना वीडियो भी ऑन कर लें और खुद का डिवाइस अनम्यूट कर लें। आवाज आ रही है? हाँ, आ रहे हैं, बोलिए। शुरू कीजिए।
फयाज साहब सर अनम्यूट कीजिए सर, आपका म्यूट है अभी। हेलो। हाँ जी, जारी जी रखिए। बोलिए सर। तो मौजूद सामाइन मेहमान सदर जलसा मेहमान खुशी और अरकान मैंने अपना कदीम, मैं अपने रफीक देखना डॉक्टर पी अहमद बादशाह मरहूम को खराज अकीदत के तौर पर एक मजमून में आपकी समाअत के हवाले करना चाहता हूँ। ताज़ियती मजमून पेश खिदमत है। ईद उल फितर के ठीक एक दिन कबल उनके इंतकाल की खबर मुझे मौसूल हुई तो मेरी गोया जान निकल गई। गोया मुझे थोड़ी देर से सत्य में आया। 40-45 साल की रिफाकत का मजबूत तार मौत के एक लम्हे की ज़र्फ मतलब इस तरह टूट जाएगा ख्वाब ख्याल में भी ना सोचा था। बहरहाल मशीयत इलाही के आगे सरे तस्लीम हम करना ही पड़ा। डॉक्टर अहमद बादशाह का आबाई वतन वानमबाड़ी था, जहां उनका जन्म 13 सितंबर 1956 को हुआ। पैदाइश के बाद उनके वालिद जनाब अब्दुल रज़ाक साहब मैं अहलियात मद्रास मुंतकिल हो गए। इस तरह उनकी पूरी तालीम मद्रास शहर ही में हुई। उनके वालिद एक तिजारत पेशा थे, लेकिन अहमद बादशाह ने दरसो तदरीस के पेशे को अपने रोजगार का जरिया बनाया। उन्होंने मुस्लिम स्कूल ट्रिप्लिकेन में एसएसएलसी की तालीम 1973 में मुकम्मल की, जहाँ के उर्दू उस्ताद जनाब अब्दुल अजीज आदिल साहब ने उसके अदबी दौर को परवान चढ़ाया। उसके बाद उन्होंने न्यू कॉलेज चेन्नई में यूपी की तालीम हासिल की। उर्दू अदब से दिलचस्पी की वजह से उन्होंने बीए उर्दू में दाखिला लेने के लिए गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज नंदन चेन्नई का रुख किया। मैं वहाँ पर उनसे 1 साल सीनियर तालिम था। वहीं से हमारी दोस्ती का बाकायदा आगाज हुआ, तो परवान चढ़ जिंदगी के आखिरी तक कायम रहा। 3 साल बीए उर्दू का 3 साल कोर्स मुकम्मल करने के बाद उन्होंने 1977 में मद्रास यूनिवर्सिटी के एमए कोर्स में दाखिला हासिल कर लिया, जहाँ पर स्पोकन उर्दू, अरबी व फारसी के तहत इसी साल 1977 में पोस्ट ग्रेजुएशन की सतह पर दर्सी तदरीस का आगाज किया। इस तरह उन्हें इस कोर्स की पहली बैच में शामिल होने का इम्तियाज हासिल हुआ। यहाँ उनके अलावा 12 तलबा व तालिबात भी उनकी हमजमात थी। उनके हमजमात तलबा तालिबात में खुसूसी तौर पर डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन, डॉक्टर परवीन फातिमा साहिबा, जाकिरा उम्मे शहला और अजीजुर रहमान कुरैशी वगैरह काबिल जिक्र हैं। और दीगर तलबा की खुशकिस्मती थी कि उन्हें उर्दू में एमए करने के लिए किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए बैरून रियासत नहीं जाना पड़ा, जबकि पाकिस्तान को उनसे खबर एमए उर्दू करने के लिए पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में वाक़ई तिरुपति जब मैं मद्रास यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में जूनियर यूजीसी रिसर्च फेलोशिप के तहत रिसर्च स्कॉलर के हैसियत से शामिल हुआ, तो उस वक्त
ان کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا۔ طالب علم کے زمانے ہی سے احمد بادشاہ کو اردو صحافت سے بھی دلچسپی تھی۔ روزنامہ مسلمان میں مترجم کے حیثیت سے بھی جس وقتی طور پر پارٹ ٹائم جو ہے کام کرنے لگے، اور اسی دوران ایک سائیکلو اسٹائل قلمی رسالہ میراث کے نام سے بھی نکالنا شروع کیا، جس کی مجلس ادارت میں خاکسار بھی شامل تھا۔ اس کے کئی ماہانہ شمارے نکلے، جس میں ان کے مضامین کے علاوہ دیگر ادیبوں اور شاعروں کے مضامین اور شعری تخلیقات شائع ہوتی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے قلمی نام احمد ندیم اختیار کیا تھا۔ مضامین لکھنے کے اسی شوق کی وجہ سے جب وہ ایم اے کے سال دوم میں آئے تو اس وقت ایک بچے کے عوض مقالہ داخل کرنا پسند کیا، اور اس مقالے کا موضوع تھا پریم چند کے ناولوں میں طبقاتی تشنفس، جسے آگے چل کر انہوں نے شائع بھی کیا۔ ایم اے کی تکمیل کے بعد انہوں نے مدراس یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں پی ایچ ڈی کے لیے رجسٹر کرا لیا، لیکن معاشی مجبوریوں کی بنا پر اسے ادھورا چھوڑ کر مختصر عرصے کے لیے آمدور کی آنےکار ہائیر سیکنڈری اسکول میں اردو کے پی جی ٹیچر کے حیثیت سے خدمات انجام دی۔ کرچی کے جمال محمد کالج میں وہاں کے اردو پروفیسر حسرت سہروردی صاحب کے حسن خدمات کے سبکدوش ہونے پر 1988 میں ان کے احمد بادشاہ کا تفرع عمل میں آیا۔ جمال محمد کالج میں ان کی سب سے بڑی تعلیمی خدمت تھی غیر اردو دان طلباء کو اردو زبان کی تعلیم دینا اور انہیں اردو سافٹ ویئر کے ذریعے اردو ڈی ٹی پی کی تربیت دینا تھا۔ جمال محمد کالج کا الحاق کرچی کی بھارتی داسن یونیورسٹی سے تھا، اس لیے جب انہوں نے جز وقتی طور پر استاد امیدوار کے حیثیت سے پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں اسی یونیورسٹی کے تحت تحقیق کا آغاز کرنا تھا۔ ڈاکٹر سید صفی اللہ صاحب کی نگرانی میں تحقیق کے لیے انہوں نے تمل ناڈو میں اردو ادب آزادی کے بعد کا موضوع منتخب کیا۔ اس طرح بیرونی گائیڈ کی نگرانی میں انہوں نے مقالہ تحریر کیا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے سرفراز ہوئے۔ اس کے بعد یکسوئی کے ساتھ درس و تدریس کی خدمات انجام دینے میں منہمک ہو گئے۔ اردو زبان کی تدریس ان کا شوق بھی تھا اور پیشہ بھی۔ ایک اچھے استاد کے حیثیت سے وہ طلباء اور اساتذہ کے درمیان مقبول ہو گئے۔ انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے جو مقالہ لکھا تھا اس کا موضوع تھا آزادی کے بعد تمل ناڈو میں اردو ادب۔ جب اس کی اشاعت کا ارادہ کیا تو اس کی ضخامت زیادہ ہو جانے کے اندیشے سے نثری ادب کی تاریخ کا جو حصہ تھا صرف اسے شائع کرنا پسند کیا۔ اس طرح یہ تصنیف آزادی کے بعد تمل ناڈو میں اردو نثر کا ارتقاء آزادی کے بعد تمل ناڈو میں اردو نثر کا ارتقاء کے عنوان سے 2000 میں احمدی پبلیکیشن کے زیر اہتمام شائع ہوئی۔ ڈاکٹر سید صفی اللہ صاحب یہ کتاب آزادی کے بعد تمل ناڈو میں اردو نثر کے ارتقاء پر حوالے کی کتاب کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر عبدالحق صاحب سے لے کر ڈاکٹر سید سجاد حسین صاحب تک تقریباً 29 نثر نگاروں کا الہام پر تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن ان کی بے نیازی کا عالم دیکھیے کہ خود اپنا تذکرہ کرنے سے گریز کر گئے۔ احمد بادشاہ نے سب پر لکھا لیکن اپنے خدمات کے ذکر سے اکثر گریز کر گئے۔
इसकी तलाफी के तौर पर खुद सैयद सफीउल्लाह साहब ने तमिलनाडु में उर्दू नस्ल की तारीख लिखी, तो उसमें अहमद पाशा के तस्करे को भी शामिल कर लिया। इस किताब की एक और अहम खुसूसियत यह है कि इसमें आज़ादी के बाद तमिलनाडु के उर्दू सहाफत के अलावा तमिलनाडु के अहम इल्मी व अदबी इदारों का तस्करा भी मौजूद है। रियासत के अदबी इदारों के मुताल्लिक़ मालूमात फराहम करके इस मौजू पर उन्होंने काफ़ी मवाद फराहम कर दिया है। आज़ादी के बाद तमिलनाडु के शेरी अदब के जायजे पर मुश्तमिल अपने मकाले के दूसरे हिस्से को उन्होंने किताबी शक्ल में इशारत के लिए किसी नातिक के हवाले किया था, लेकिन नामालूम वजूहत की बिना पर यह किताब शाये ना हो सकी। वो तमिल ज़बान से भी अच्छी तरह वाकिफ थे और तर्जुमा निगारी के फन पर भी उन्हें दस्तरस हासिल थी। चुनांचे उन्होंने उर्दू अदब को तमिल जुबान में मुंतकिल करने का बेड़ा उठाया। इस सिलसिले में उन्होंने 2 अहम अदबी कारनामे अंजाम दिए। तर्जुमे के मैदान में सबसे पहले उन्होंने शम्सुल्लाह क़ादरी की तारीख़ी उर्दू तसनीफ सलातीन माबर का तमिल जुबान में तर्जुमा किया, जिसमें मुसन्निफ ने तमिलनाडु में मुसलमानों की 700 साल कबल की तारीख पेश करते हुए ज़बान की आमद का तारीखी सबूत फराहम किया है। यह किताब भी मंजर आम पर आने के बाद इसकी तमिल अदब में काफ़ी पजीरफ़ी हुई। तर्जुमे के शोबे में आपको दूसरी अहम अदबी तारीख है कृष्ण चंद्र के मशहूर उर्दू ड्रामा दरवाजे खोल दो का कर दिया, जिसे उन्होंने तमिल ज़बान में कदबुदल तिरंदविरंदल के नाम से शाया किया। कौमी यकजहती के मौजू पर कृष्ण चंद्र का यह ड्रामा स्टेज भी हुआ और काफ़ी मकबूल भी हुआ। हिंदुस्तान की बहुत सी यूनिवर्सिटियों के उर्दू निसाब में इसको शामिल किया गया। असल उर्दू तस्नीफ का मुकदमा उर्दू के मुमताज़ अफसान निगार है ख्वाजा अहमद अब्बास ने तहरीर किया था, जिसका तमिल तर्जुमा सज्जाद बुखारी ने किया है, और इस तमिल तर्जुमे का पेश लफ्ज़ मशहूर तमिल शायर अदीब ईरोड तमिल अंदर ने तहरीर किया है। कृष्ण चंद्र के ड्रामे की मकबूलियत का सबसे बड़ा सबब उसके जानदार मुकालमे हैं और कौमी यकजहती का पैगाम है। मुतरजम डॉक्टर अहमद पाशा ने भी इनके मुकालमों को उर्दू का खातिब अता करते हुए उनकी रूह को बरकरार रखा है और कौमी यकजहती के पैगाम को तमिल अवाम तक पहुँचाने में वो कामयाब नजर आते हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू नई दिल्ली की जानिब से शाया करदा उर्दू इंसाइक्लोपीडिया के लिए भी उन्होंने तमिल ज़बान और अदब के मुताल्लिक़ मज़मून फराहम किया और तमाम ज़रूरी मालूमात फराहम की। चंद साल कबल हुकूमत तमिलनाडु ने अपने हुक्मनामे के जरिए 10वीं जमात तक तमिल ज़बान की तालीम को लाज़मी करार दे दिया था, जिसकी वजह से उर्दू के अलावा दीगर अक़लियती ज़बानों की हक़ तलफ़ी हो रही थी और उर्दू स्कूलों के बंद हो जाने का अंदेशा था, जिसके खिलाफ आवाज़ उठाने और उर्दू ज़बान की तालीम को उसका जायज़ हक़ दिलाने के लिए जो कोशिशें हो रही थी, उनमें वो सज्जाद बुखारी और मोहम्मद याकूब असलम वगैरह जैसी शख्सियतों के साथ
सर आपका माइक ऑफ हो गया है सर। सर माइक ऑन करें, माइक ऑफ है आपका। ऑन हो गया? जी जी बिल्कुल अभी ऑन हुआ है। ऑन हो गया? अरे आवाज आ रही है? अरे बहरहाल मदद के लिए उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। ज़ाती तौर पर आवाज मैंने आती सर आप। हाँ ज़ाती तौर पर मैंने अदबी मौज़ूआत पर एक बेलाग राय देने वाला, अपने मुफीद मशवरों से नवाजने वाला और मेरी अदबी काविशों की हौसला अफजाई करने वाला एक सच्चा रफीक है, मिल है। बकौल शायर, महफिल उदास है कि रुखे ज़ैबा नहीं रहा, महफिल उदास है कि रुखे ज़ैबा नहीं रहा। अल्लाह ताला से दुआ हमको हूँ कि वो उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह दे, सरवर पर जन्नत नसीब करे और पसमानदगान को सब्र जमील अता करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हयात इफ्तिखार साहब, आप मरहूम से अपनी वालिहाना अकीदत का इजहार फरमा रहे थे। अब मैं मोहतरमा डॉक्टर परवीन फातिमा साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि आपके हम जमात मरहूम डॉक्टर अहमद बाशा साहब की खिदमत में खराज तहसीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सदर जलसा सुनाई दे रहा है? जी आ रही आवाज आ रही है। हाँ जी। सदर जलसा, मेहमानाने खुसूसी और अराकीन बज़्म, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये 1977 का जिक्र है जब मैंने मद्रास यूनिवर्सिटी में उर्दू एमए में दाखिला लिया था। क्लास में कुल 8 लड़कियां और 3 लड़के थे। बदरुन्निसा, कासिर उम्मे शहला, आयशा बेगम, यास्मीन बानो, खालिदा बेगम, मलिका बेगम, शौकत जहां, सैयद सजाद हुसैन, अजीजुर रहमान कुरैशी और अहमद बाशा। इस क्लास की खुसूसियत ये थी कि कोएड होने के बावजूद लड़कियां लड़कों से बिल्कुल बात नहीं करती थीं और लड़के भी निहायत जिम्मेदारी और शराफत से हर क्लास के इख्तिताम पर क्लास से बाहर निकल जाते थे। असातिज़ा हमारे एक से बढ़कर एक आला दर्जे के नुमाया खुसूसियत के हामिल, दर्स व तदरीस में एकता व कामिल थे। मुकामी असातिज़ा में प्रोफेसर डॉक्टर सैयद सफ़ीउल्लाह साहब और डॉक्टर निसार अहमद साहब थे। चूँकि मद्रास यूनिवर्सिटी की तारीख में एक ऐसा वक्त था जब शोबे उर्दू में एमए की क्लासेस पहली बार शुरू हो रहे थे। बाहर से आने वाले अकाबिर असातिज़ा में प्रोफेसर डॉक्टर नजमुल हुदा साहब बिहार से और प्रोफेसर डॉक्टर वहीद अशरफ साहब गुजरात से तशरीफ लाए थे। यूनिवर्सिटी के अरबी शोबे के साबिक सदर प्रोफेसर जनाब यूसुफ कोकन साहब साल अव्वल एमए में क़वायद की क्लासेस लिया करते थे। हमारे पांचों असातिज़ा उर्दू ज़बान, उर्दू, अरबी और फ़ारसी ज़बान और अदब के अकाबिर और माहिर उस्ताद होने के साथ साथ अखलाक और मुरव्वत की उम्दा और आला मिसाल थे। फ़ारसाई और औसाफ़ हमीदा से मुत्तसिफ़ थे। उन्होंने हमारी तालीम और तरबियत और हमारे किरदार की तश्कील में निहायत अहम रोल अदा किया। हमारी क्लासेस के साथियों में सबसे पहले आयशा तकरीबन 15 साल पहले जुदा हो गई थी और इस साल 2021 में कोविड-19 की वबा से जितनी जाने गईं उनमें हमारी क्लासमेट अहमद बाशा भी शामिल हैं। उनकी नागहानी मौत ने हम सब का दिल दहला दिया है। अभी
2 साल पहले वो अब्नाए ख़दीम की सालाना महफिल में हमसे मुखातिब थे। पी अहमद बादशाह ने एमए में ज़हीन तरीन थे। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद सफ़ीउल्लाह साहब के चहीते शागिर्द थे। प्रोफेसर मौसूफ के बखौल एमए के दौरान में उन्होंने एक पेपर के एवज़ प्रेमचंद के नावलों में तबक़ाती कशमकश के मौजू पर एक पुरमग़ज़ मक़ाला तहरीर किया था। इस मौजू पर ये पहला काम था। इससे पहले इतनी तफसील और यकसुई के साथ इस मौजू पर किसी ने काम नहीं किया था। गोया यहीं से तहक़ीक़ी सफ़र शुरू हो गया था। ये कोट था उस्ताद मोहतरम सैयद सफ़ीउल्लाह साहब का। पीएचडी के लिए उनका मौजू था आज़ादी के बाद तमिलनाडु में उर्दू अदब का जायज़ा। इसका एक हिस्सा आज़ादी के बाद तमिलनाडु में उर्दू नसर के इत्तिहाद के नाम से छपा। इस किताब में डॉक्टर अहमद बादशाह का कलम अपनी तमाम तर तनकीदी और तहकीकी तवानाइयों के साथ काम करता दिखाई देता है। इज़हार ख्याल में सफाई और तवाज़ुन कायम रखते हुए वो तमिलनाडु के नस्र निगारों का जायजा बखूबी लेते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद में अहमद बादशाह ने अपने उस्ताद प्रोफेसर सैयद सफ़ीउल्लाह साहब के मुक़द्दमात को तरकीब देते हुए मज़ामीन आबिद के नाम से किताब शाया की। अहमद बादशाह एमए करने के बाद अहमद बादशाह का तखर्रुज जब तिश्नापल्ली के जमाल मोहम्मद कॉलेज में हो गया तो वहाँ पर उन्होंने तालीमी सरगर्मियों के साथ उर्दू की तरक्की और बका के लिए कारहाय नुमाया अंजाम दिए। डॉक्टर अहमद बादशाह साहब अंजुमन तरक्की पसंद तिश्नापल्ली शाख के सेक्रेटरी थे और त्रिची शहर में उर्दू जबान का अलम बुलंद रखने में हर दम कोशा रहा करते थे। कॉलेज के तलबा की तदरीस से हटकर उर्दू खानदगी के प्रोग्राम बाहर के अफराद के लिए भी मुहैया कर दिए थे। डीटीपी कोर्सेज के साथ उर्दू खानदगी के इन क्लासों में शहर के ज्यादातर लोग मुस्तफीज हुए। सैकड़ों ने, जिनमें सरकारी अफसर शामिल थे, उन्होंने उर्दू जबान को इस शौक से सीखा कि उर्दू पढ़कर सही मानों में अफसर दिखाई दें। प्रोफेसर अहमद बादशाह मद्रास यूनिवर्सिटी में उर्दू बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर भी रहे और बीए के उर्दू निसाब की किताबों की तैयारी में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। आज़ादी के बाद तमिलनाडु में उर्दू नसर का इत्तिखा इस किताब का मुकदमा लिखते हुए प्रोफेसर सैयद सफ़ीउल्लाह साहब ने अहमद बादशाह की खिदमत का जिक्र करते हुए कहा है, मुझे ये इसलिए लिखना पड़ रहा है कि उर्दू के इस 50 साल खिदमत के दौरान में उनका निशान कहीं खो ना जाए, क्योंकि अपने मुखाले में अहमद बादशाह ने सब पर लिखा लेकिन अपनी खिदमत के जिक्र से अक्सर गुरेज कर गए, वरना लोग तो ऐसे मौके को शेखी बगाने का बेहतरीन मौका समझते हैं। अहमद बादशाह निहायत फ़आल शख्सियत के हामिल थे। उनका ये कारनामा भी निहायत अहम रहा है कि उर्दू ज़बान और अदब की खामोश खिदमत करते रहे। आज से तकरीबन 15 साल पहले तमिलनाडु में एक कानून वाला था कि कॉलेज की सतह पर पार्ट 1 के तहत सिर्फ तमिल ज़बान ही पढ़ाई जाएगी। माइनॉरिटी लैंग्वेजेस वालों के लिए बड़ा चैलेंज था। हमारे बच्चे जब कॉलेज की सतह पर उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो यूनिवर्सिटी लेवल पर कैसे जा सकेंगे। सवाल पैदा हुआ, क्या उर्दू ज़बान हायर लेवल पर खत्म हो जाएगी? इस तरह के खदशात सबके दिलों को बेचैन कर रहे थे। अहमद बादशाह से मैंने इस सिलसिले में बात की तो उन्होंने कहा, भाई हम कैसे खामोश रह सकते हैं, पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने इस एक लेटर की कॉपी भी मुझे भेजी। माइनॉरिटी लैंग्वेजेस वालों की एक नई एसोसिएशन का इनेकाद किया और उसकी जानिब से हुकूमत को खतूत लिखे। डॉक्टर अहमद बादशाह और जनाब सैयद बुखारी साहब इस एसोसिएशन के खास रुकन हैं। इस तरह से एक एसोसिएशन की नुमाइंदगी से खतरनाक कदम रोका गया, वरना आज कॉलेजों में उर्दू जबान महफूज हो गई होती। अहमद बादशाह को अपनी मादरे इल्म से हमेशा लगाव रहा है। अब्नाए क़दीम के जलसों में बराबर शरीक होते थे और अपने ख्यालात का इज़हार करते थे। उनकी आखिरी तकरीर हमने 2 अक्टूबर 2019 में सुनी थी, जबकि अब्नाए क़दीम के जलसे के दौरान हमसे मुखातिब थे। उस तकरीर की खुसूसियत यह है कि वो तकरीर दक्कनी ज़बान में रही, वो दक्कनी जो हमारी मादरी ज़बान है और जिसमें हम अपनी ज़िंदगी के छोटे बड़े वाक़यात
محظوظ ہوकर خود سنتے اور سناتے رہتے ہیں، سنتے سناتے رہنے کی عادی ہیں۔ اسی دکنی زبان میں انہوں نے اپنے نوخیز عمر کی داستان سنائی، ان واقعات کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اردو کی چھوٹی چھوٹی محفلیں سلیمان صاحب کے ناز کی دکان پر منعقد ہوا کرتی تھیں۔ رائے پیٹ، میر صاحب پیٹ اور رائسوس تک کے اس چھوٹے سے علاقے میں اردو زبان کے اساتذہ اور شہدائیوں کا جم گھٹا موجود رہا کرتا تھا۔ نیو کالج اور پریسیڈنسی کالج کے اساتذہ یہیں پر رہائش پذیر ہوا کرتے تھے۔ مجھے اس ناز کی دکان کی محفلوں کے بارے میں زیادہ سید سجاد حسین صاحب اس سے واقف ہوں گے۔ احمد بادشاہ نے ان کا نام بھی لیا تھا۔ پروفیسر احمد بادشاہ بیک وقت اردو، انگریزی اور تمل زبان میں بھی تقریر کرنے پر قادر تھے۔ اردو سیمیناروں میں ان کے مکالموں کا روپ اختیار کر لیتے تھے۔ وہ مضمون نہیں پڑھتے بلکہ اہم نقطوں کو مستند حوالوں کے ساتھ اس خوبی سے بیان کر دیتے تھے کہ سننے والوں کے ذہنوں پر بات اثر کر جاتی تھی۔ تمل زبان میں ان کی کافی مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے تمل سے اردو اور اردو سے تمل میں ترجمے کیے۔ کرشن چندر کا ڈرامہ دروازے کھول دو کا ترجمہ انہوں نے تمل زبان میں کیا جو کافی معروف ہوا۔ ایک اور کتاب جو شمس اللہ قادری کی سلاطین معبر پر جو تھی وہ اس کا بھی انہوں نے تمل میں ترجمہ کیا ہے۔ ان کی تمل تقریر میں نے کوئن میریز کالج میں منعقدہ تمل ڈپارٹمنٹ کے انٹرنیشنل سیمینار میں سنی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں کلاس کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے پوری تقریر نہ سن پائی۔ اس کا آخری حصہ میں نے سنا جس میں وہ تمل زبان کی کلاسیکی شاعری کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ تمل کے کلاسیکی شعراء کے یہاں اردو شعراء کی طرح قصیدہ جوڑی نہیں ملتی، بلکہ وہ اپنے دور کے بادشاہوں کی غلطیوں کا بے باک اظہار کر دیا کرتے تھے۔ جنگوں میں انسانی جانوں کے نقصانات کا ذمہ دار انہیں ٹھہراتے تھے، اور بادشاہ بھی ایسے تھے کہ ان شعراء کی باتوں سے سبق لیا کرتے تھے، جبکہ ہمارے ہاں اردو کے شعراء میں یہ خصوصیت نہیں دکھائی دیتی، صرف مدح سرائی کی گئی ہے قصیدوں میں۔ ان کی تقریر بہت اچھی رہی، باتیں حقیقت پر مبنی تھیں، حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ تقریر ختم ہوئی، بعد میں نے ان سے پوچھا کیا ضرورت تھی آپ نے خواہ مخواہ اردو شاعروں کی اس خامی کو بھری محفل میں اجاگر کر دیا؟ تو زوردار قہقہ لگائے اور کہے بھائی یہی حقیقت ہے، مگر ہاں فکشن میں اردو میں جتنا کام ہوا ہے وہ تمل زبان میں نہیں ہے۔ پروفیسر احمد بادشاہ کا مطالعہ کافی وسیع تھا، اچھی خاصی قابلیت کے حامل تھے، لیکن کبھی بھی اس کا رعب نہیں جمایا۔ سیدھے سادے انسان تھے۔ وہ اپنے کارناموں کی انجام دہی کا ڈھنڈورا کبھی نہیں پیتا، اپنے کام خاموشی کے ساتھ انجام دے دیا کرتے تھے، غریب طلبا کی مدد کیا کرتے تھے۔ بھابھی عارفہ صاحبہ سے معلوم ہوا کہ وہ گھر میں کبھی اونچی آواز میں نہیں بولا کرتے تھے، بہت رحم دل انسان تھے۔ ایک اور بات کا اظہار کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی۔ 2010 میں جب میں نے میرے کالج میں صحافت پر آل انڈیا سیمینار کرنے کا ارادہ کیا تو ہمیشہ کی طرح مدراس یونیورسٹی کے اساتذہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ پروفیسر سید سجاد حسین صاحب نے صدارت کی ذمہ داری قبول کی۔ پروفیسر قاضی حبیب صاحب نے بھی چند ایک نام تجویز کیے۔ پروفیسر احمد بادشاہ سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جناب مطہر سخف کو بلا لو، تمہارا سیمینار کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے کہا میں تو انہیں نہیں جانتی، ان کا نمبر چاہیے۔ احمد بھائی نے کہا میں انہیں بتا دوں گا، وہ میرے اچھے دوست ہیں، تم فون کرو تو جواب ہاں میں ملے گا۔ میں نے کہا آپ کو بھی آنا ہے؟ کہا کیسے نہیں آؤں گا، اپنی بہن کا سیمینار جو ہے۔ سیمینار کے دن ہال میں دیکھا تو پروفیسر احمد بادشاہ صاحب سب سے پہلے ہال میں موجود تھے۔ ڈاکٹر احمد بادشاہ کی وفات کی خبر 13 مئی 2021 کو ملی تو دل کو ایک بہت دھکا سا لگا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک ہنستا بولتا انسان ہم سے کیسے جدا ہو گیا۔ ان کی وفات پر ابنائے قدیم میں خلاصہ پیدا ہو گیا ہے۔ ان کے چلے ہم بہت بے حد مغموم ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ انہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ان کی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں انہیں اونچا مقام عطا کرے۔
اور ان کی بیگم اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا کرے، ان کا حامی و مددگار بن جائے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ آمین۔ شکریہ ڈاکٹر پروین فاطمہ صاحبہ جو مرحوم سے اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کر رہی تھی۔ اب میں کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے معزز مہمانان خصوصی کے خطابات کا سلسلہ شروع کرنے کی اجازت چاہ رہا ہوں۔ اب میں استاد محترم شہنشاہ شیریں گفتار پروفیسر سید سجاد حسین صاحب، سابق صدر شعبہ عربی فارسی و اردو مدراس یونیورسٹی سے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ اپنی شیریں گفتاری سے سامعین کو محظوظ فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ کتنے ہی سینوں میں نور علم و عرفاں بھر دیا، کتنے ہی سینوں میں نور علم و عرفاں بھر دیا، آپ نے کتنے خشک ویرانوں کو جل تھل کر دیا۔ آپ کا استقبال ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ سامعین سے خطاب فرمائیں۔ سر کا مائک میوٹ ہے۔ نہیں، آواز نہیں آ رہی سر ابھی۔ تو نہیں کیسے معلوم؟ اب آواز آ رہی ہے؟ آ رہی سر، آواز آ رہی۔ جی جی الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ سعید الدین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزی پروفیسر حبیب احمد صاحب، علمنائی شعبہ اردو کے معتمد، عزیزم ڈاکٹر امان اللہ صاحب، میرے فاضل دوست پروفیسر مظفر شامیری صاحب، ڈاکٹر ملکہ خورشید صاحبہ لکھنؤ سے جڑی ہیں، ڈاکٹر حیات افتخار صاحب، ڈاکٹر پروین فاطمہ صاحبہ، ڈاکٹر بشیرہ سلطانہ، میرے قابل فخر عزیزان و شاگردان جو اس اجلاس میں شریک ہیں، میں فردن ان کا نام لینے سے قاصر ہوں، مگر دو چار کا نام لیے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر کے مصداق ڈاکٹر سید الدین صاحب، ڈاکٹر وسیع اللہ بختیاری صاحب، ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب، ڈاکٹر محمد یاسر صاحب، ڈاکٹر تمیم احمد صاحب، ڈاکٹر نکھت ناز صاحبہ وغیرہ مجلس مشاورت کے اراکین اور عزیز طلبہ و طالبات،